गुड इवनिंग बच्चों। आज हम देखेंगे एमओएम ब्रांच से बीएलओ सब्जेक्ट के 4th यूनिट के क्वेश्चंस, जिसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत, या हम जिसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 भी कहते हैं, उसके अंतर्गत अनुबंध, ठहराव और उसके संबंध में अन्य जानकारियाँ, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्राथमिक या कहे बेसिक चीज़ वो है प्रस्ताव, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनुबंध की उत्पत्ति ठहराव और ठहराव का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयकरण करने के उपरांत अनुबंध की उत्पत्ति होती है। यानी जब कभी भी कोई ठहराव होता है, उसे लिखित या मौखिक रूप में तैयार करके उसका एक कह सकते हो कानूनी जामा पहनाया जाता है और वह एक अनुबंध का रूप धारण करता है। लेकिन अब बात यहाँ उठती कि ठहराव क्या है। ठहराव, जिसे हम वचन भी कहते हैं, ठहराव की उत्पत्ति प्रस्ताव और स्वीकृति के उपरांत होती है। जिसे हम कह सकते हैं प्रस्ताव की या प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करना अपने आप में ठहराव की उत्पत्ति करता है, या ठहराव का जन्म यहाँ से उत्पन्न हो जाता है। तो आज हम अनुबंध चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, आगे जाके हम अनुबंध पढ़ने वाले हैं, लेकिन अनुबंध की उत्पत्ति यानी बेसिक चीज़ वो है प्रस्ताव और स्वीकृति। तो हम आज देखेंगे प्रस्ताव। स्टार्ट करें। प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं प्रपोजल। आज हम देखेंगे इसमें इसके आशय, परिभाषा, आवश्यक तत्व, लक्षण या विशेषता। साथ ही साथ प्रस्ताव संबंधी जो वैधानिक नियम हैं, इनका हम उदाहरण सहित विश्लेषण भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्ताव का आशय। प्रस्ताव का आशय प्रत्येक ठहराव के शुरू में एक पक्षकार एक निश्चित प्रस्ताव रखता है तथा जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है वह उस पर शर्त रहित स्वीकृति देता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में प्रस्ताव के लिए प्रपोजल शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अंग्रेजी राजनियम के लिए ऑफर शब्द का प्रयोग किया गया है। आशय से स्पष्ट है कि किसी भी ठहराव के लिए आवश्यक है कि दो पक्षकार हों। पहला पक्षकार प्रस्तावक हो, दूसरा पक्षकार स्वीकार करने वाला हो। पक्षकारों के होना ही ठहराव का कारण नहीं है। पक्षकारों के मध्य जो क्रिया है उसका भी होना अनिवार्य है। अर्थात एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाना और दूसरा जो पक्षकार है उसके द्वारा प्रथम पक्षकार के द्वारा रखे गए प्रस्ताव को शर्त रहित स्वीकार कर लेने पर ही वह ठहराव का रूप धारण करता है। तो प्रस्ताव का साधारण सा अर्थ यही कह सकते हैं कि ठहराव के शुरू में एक पक्षकार जो निश्चित प्रस्ताव रखता है या जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है वह शर्त रहित होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रस्ताव की परिभाषा। प्रस्ताव की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 अ के अनुसार लिखी गई है, या हम उसके अनुसार से ही इसे समझने की कोशिश करेंगे। और परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में जो लिखी गई वो यह है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा उस कार्य को करने अथवा न करने के लिए सहमति प्राप्त हो, तो कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा। अर्थात यहाँ पर भी स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखना। तो जिस व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है उसे क्या कहेंगे हम? प्रस्तावक। इंग्लिश में उसके लिए शब्द का यूज़ किया गया प्रपोजर, या इसे हम वचन दाता भी कहते हैं।
अंग्रेजी में इसके लिए अलग अलग शब्द हैं, जैसे कि प्रपोजर, ऑफरर, प्रॉमिसर, इस टाइप के शब्दों का उपयोग किया गया है। हिंदी में प्रस्तावक या वचनदाता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है, यानी कि द्वितीय पक्षकार, उसे हम कहते हैं प्रस्ताव ग्रहीता या ऑफरी या वचन ग्रहीता, प्रॉमिसी या स्वीकारकर्ता भी कह सकते हैं। जो स्वीकृति प्रदान करे उसे हम इन तीनों नामों से पुकार सकते हैं, प्रस्ताव ग्रहीता, वचन ग्रहीता या स्वीकारकर्ता। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इसके आवश्यक लक्षण या विशेषताएं। किसी भी प्रस्ताव के आवश्यक तत्व या लक्षण या इनकी विशेषता क्या होनी चाहिए? पहला, दो पक्षकारों का होना। किसी भी स्थिति में एक ही व्यक्ति प्रस्तावक और स्वयं वही व्यक्ति स्वीकारकर्ता नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं प्रस्तावक या स्वीकारकर्ता नहीं हो सकता। अतः प्रस्ताव के लिए दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। प्रथम प्रस्तावक, जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है, तथा द्वितीय वचन ग्रहीता, जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है। इसका उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं कि राम के द्वारा मोहन को अपनी कार 50,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव यदि राम रखता है तो, यह कहा जाए कि राम ने मोहन के समक्ष अपनी कार 50,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा, तो यहाँ पर दो पक्षकार हैं। राम प्रस्तावक है और मोहन स्वीकारकर्ता हो सकता है यदि वह उसको स्वीकार करे तो, लेकिन पक्षकार दो होने चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा, प्रस्ताव का स्वरूप। प्रस्ताव का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रस्ताव का स्वरूप किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को न करने के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है। जैसे इसे कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि मैं अपनी कार आपको 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी कार 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर किसी कार्य को करने के लिए रखा गया प्रस्ताव है, जिसे हम सकारात्मक प्रस्ताव भी कह सकते हैं। अब वहीं पर हम प्रस्ताव के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं, जिसे हम नकारात्मक प्रस्ताव कह सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी कार्य को न करने के संबंध में प्रस्ताव रखा जाए। इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। यदि मिस्टर ए मिस्टर बी के समक्ष यह प्रस्ताव रखे कि यदि आप मेरा मकान नहीं खरीदोगे तो मैं आपको 5,000 रुपये देने 5,000 दूंगा। ए बी के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि यदि आप मेरा मकान नहीं खरीदोगे तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी कार्य को न करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। तो प्रस्ताव के दो स्वरूप, कार्य को करने के लिए या दूसरा है कार्य को न करने के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है। तीसरा है, प्रस्ताव का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना होना चाहिए। प्रस्ताव का हमेशा उद्देश्य यह हो कि वह दूसरे व्यक्ति से सहमति प्राप्त किया जा सके। अब इसके लिए यह जरूरी है कि प्रस्ताव किस तरीके से रखा जा रहा है। प्रस्ताव में इस तरीके से उल्लेख होना चाहिए कि द्वितीय पक्षकार को ये पता चले या उसे यह अनुभव या अनुमान हो सके कि प्रस्तावक के द्वारा उसके समक्ष कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है। चलिए इसके 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। 2 एग्जाम्पल आपको ऐसे प्रतीत होंगे जिसके समक्ष में द्वितीय पक्षकार को यह पता भी नहीं चल रहा है कि उसके सामने ही वो प्रस्ताव रखा जा रहा है, और तीसरे में ही उसे स्पष्ट हो पाता है कि उसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जा रहा है। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि राम ने मोहन से कहा, क्योंकि राम और मोहन एक अच्छे दोस्त हैं, तो राम ने मोहन से कहा कि मैं अपनी मोटर बेच रहा हूँ। मैं अपनी मोटर बेच रहा हूँ। जब मोटर बेच रहा हूँ तो यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी कि राम अपनी मोटर क्या मोहन को बेच रहा है। मोहन को यह लग रहा है कि राम उसे केवल सूचना दे रहा है या बता रहा है कि वो अपनी मोटर बेच रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को भी बेच सकता है।
कहीं पर भी राम के द्वारा मोहन को ये नहीं कहा जा रहा कि मैं तुम्हें अपनी मोटर बेच रहा हूँ। चलिए दूसरा मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ जिसके अंतर्गत भी केवल इच्छा व्यक्त की गई है। जैसे पहले इच्छा व्यक्त की कि राम ने मोहन को कहा मैं अपनी मोटर बेच रहा हूँ, ये केवल इच्छा है, प्रस्ताव नहीं था। दूसरा, मैं अपनी मोटर बेचना चाहता हूँ, फिर से राम ने मोहन को कहा कि मैं अपनी मोटर बेचना चाहता हूँ। यहाँ पर भी हमको स्पष्ट लग रहा है कि राम अपनी मोटर बेचना चाह रहा है, लेकिन वह मोहन के लिए प्रस्ताव है, यह आवश्यक नहीं है। तीसरे उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वह कार या अपनी मोटर मोहन को ही बेचना चाह रहा है। राम मोहन से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मोटर 50,000 रुपये में बेचने का इच्छुक हूँ। यहाँ स्पष्ट है कि राम ने मोहन के समक्ष प्रस्ताव रखा, इसलिए प्रस्ताव का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना होना चाहिए। तीसरे उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो प्रस्ताव उसने मोहन के सामने रखा उस पर ही तो मोहन स्वीकृति प्रदान करेगा। इससे पहले तो केवल उसने अपनी इच्छाएं ही प्रकट की थीं, उसके संबंध में भी मोहन से कोई भी स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकारी वो नहीं है। तो ये थे आवश्यक तत्व या लक्षण, जिसे विशेषताएं। अब बात करते हैं प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम। प्रस्ताव संबंधी जो वैधानिक नियम है उसके अंतर्गत मेरे से यहाँ पे 2 पॉइंट शायद स्लाइड से छूट गए हैं, मैं इसे बाद में आपको बोल दूंगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल भी मेरे द्वारा बताया जाएगा। इसके अंतर्गत पहला है, इसे आप प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम के लक्षण भी बोल सकते हैं या मुख्य लक्षण भी बोल सकते हैं। पहला है, प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। यानी कोई भी प्रस्ताव इस तरीके का होना चाहिए कि आगे जाके वह एक अनुबंध का रूप धारण कर सके या उन दोनों के मध्य ठहराव उत्पन्न हो। किसी भी प्रकार के सामाजिक ठहराव वैज्ञानिक संबंध उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे दोस्तों के साथ घूमने जाना, भोजन करना, साथ साथ पढ़ना, लिखना, सिनेमा जाना, यहाँ कहीं पर भी अनुबंध या अनुबंधित नहीं है। दोस्त किसी तरीके से बॉन्डेड नहीं है कि वो घूमने ही जाए, नहीं जाएगा तो क्या होगा, साथ भोजन नहीं करेगा तो क्या होगा। लेकिन अगर आपने अपने किसी मित्र के साथ किसी नए बिजनेस की डील साइन करवा ली है, साथ बिजनेस के करने के संबंध में, तो यहाँ पर वैधानिक संबंध उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव के लिए जो शर्त रखी जाए वह हमेशा निश्चित होनी चाहिए, दिग्भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए या अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव की शर्तें निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अनिश्चित एवं भ्रमात्मक शर्तों वाले प्रस्ताव को एक वैध प्रस्ताव का रूप नहीं दिया जा सकता। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं कि राम जो है वो श्याम के सम्मुख अपनी गाय बेचने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन शर्त यह रखता है कि यदि गाय के बच्चा हुआ तभी वो गाय बेचेगा। तो क्या यह प्रस्ताव निश्चित है या इसकी शर्तें निश्चित हैं? नहीं। अतः प्रस्ताव की शर्त क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। तीसरा है, प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए, आज्ञा के रूप में नहीं। प्रस्तावक के द्वारा जब कभी भी प्रस्ताव स्वीकारकर्ता या दूसरे पक्षकार के सम्मुख रखा जाए तो वह विनय के रूप में होना चाहिए। आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ना ही वह आदेशात्मक होना चाहिए या आगे के रूप में होना चाहिए। चौथा है, प्रस्ताव सामान्य अथवा विशेष हो सकता है। कोई भी प्रस्ताव सामान्य और विशेष दो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। सामान्य प्रस्ताव वह प्रस्ताव होगा जिसमें प्रस्तावक के द्वारा जन समुदाय को या सभी लोगों को एक समान सूचनाएं या प्रस्ताव दिया जा रहा हो। जैसे अखबार में अपना मकान बेचने, गाड़ी बेचने, घर बेचने, कार बेचने का किया जाने वाला प्रस्ताव।
जो विज्ञापन दिया जाता है मकान बेचने का, घर बेचने का, वो एक प्रकार से क्या होता है, प्रस्ताव होता है। लेकिन वह जनसमूह को है जिसे हम कह सकते हैं सामान्य प्रस्ताव। इसके लिए कोई भी व्यक्ति स्वीकारकर्ता हो सकता है, स्वीकर्ता हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यदि उसके अनुबंध या शर्तों को वो मानने को तैयार होगा तो उन दोनों के बीच अनुबंध हो सकते हैं। फिर सब प्रश्न आता है कि विशेष प्रस्ताव किसे कहेंगे। विशेष प्रस्ताव उसे कहेंगे जिस व्यक्ति के सम्मुख या किसी विशेष व्यक्ति के सम्मुख ही कोई प्रस्ताव रखा गया हो, इसे विशेष प्रस्ताव कहेंगे। जैसे राम अपने मकान बेचने का प्रस्ताव मोहन के सामने रखता है तो यह विशेष प्रस्ताव कहलाएगा, क्योंकि राम ने वह प्रस्ताव मोहन के सामने रखा है, किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं। तो इसे कहेंगे प्रस्ताव सामान्य अथवा विशेष हो सकता है। इसमें जो 2 पॉइंट छूटे थे इसमें आप नोट कर लीजिए। 5वां पॉइंट है प्रस्ताव की सूचना दी जानी चाहिए। अर्थात जब कभी भी आप प्रस्ताव दें तो दूसरे पक्षकार को उसकी सूचना अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके द्वारा किया गया प्रस्ताव दूसरे अन्य व्यक्ति या दूसरे पक्षकार को ज्ञात नहीं है तो वह ठहराव का रूप धारण नहीं करेगा। जैसे राजा किरोड़ीमल का बेटा गुम हो गया। राजा किरोड़ीमल का बेटा गुम हो गया। उसने बेटे को ढूंढ के लाने वाले को 10,000 रुपये देने का इनाम रखा। रास्ते में भिखारी मल को उनका बेटा मिल गया, रोता हुआ मिल गया। भिखारी मल ने राजा को राजा के घर तक या राजा के महल तक उस बेटे को पहुंचा दिया। लेकिन भिखारी मल को इसकी सूचना नहीं थी कि राजा ने उसके बेटे को ढूंढ के लाने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। अतः यह ठहराव का रूप नहीं ले सकता, या भिखारी मल इसके लिए राजा किरोड़ीमल को दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रस्ताव की सूचना प्राप्त नहीं की थी। ठीक है। अब छठवां जो बिंदु है वह है प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। जब कोई प्रस्ताव मौखिक या लिखित रूप में स्पष्ट किया जाता है, स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है, तथा जब कोई प्रस्ताव स्पष्ट नहीं बताया जाता किंतु आचरण या व्यवहार से प्रस्ताव प्रतीत होता है तो गर्भित प्रस्ताव कहा जाता है। इसका उदाहरण हम सामान्य तौर पे शहरों में रहने वाले लोग टैक्सी, ऑटो, बस आदि में कुछ दूरी यात्रा करने के बाद किराए का भुगतान करते हैं। बस में चढ़ना, टैक्सी में चढ़ना, ऑटो में चढ़ना आचरण द्वारा प्रस्तुत होता है कि निश्चित दूरी तक की यात्रा तय करने के पश्चात एक उसकी निर्धारित किराए की राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे हम गर्भित प्रस्ताव कह सकते हैं। और स्पष्ट प्रस्ताव वही है जो बाजार में मोल भाव करने के बाद जो हम राशि का भुगतान करते हैं, वह स्पष्ट प्रस्ताव कहा जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये प्रस्ताव आज हमने जाना प्रस्ताव का आशय, परिभाषा, आवश्यक तत्व या लक्षण या विशेषता, प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम। हम अपने अगले वीडियो में जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो मैं पार्ट 2 वीडियो बनाने वाला हूं, उसके अंतर्गत हम देखेंगे स्वीकृति। तब तक के लिए गुड नाइट।